नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का आना तय माना जाता है। यानी कि इस देश में अगर मान के चले किसी एक राज्य में हर एक वर्ष बाढ़ आना तय ही है तो वह बिहार है। हालांकि और भी राज्य है, लेकिन बिहार में निश्चित तौर पर। बिहार के भी कुछ हिस्सों में बात करेंगे, खास करके उत्तरी बिहार के मैदान में हम बात करेंगे। अभी मैं आपको मैप से दिखाऊंगा, तब आप देखेंगे कि यहाँ के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बाढ़ प्रत्येक वर्ष देखा जाता है। तमाम नदियाँ भी हैं वहाँ पर, और यही एक वजह है। अब इन सब चीज़ों को लेकर के बिहार सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, और उसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर यह प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, जिस तरह से आगे सरकार इसको लेकर के बढ़ा रही है, तो बिहार निश्चित तौर पर बाढ़ की जो समस्या है उससे निजात पा जाएगा। और उसको लेकर के ये बातें की गई है कि रिंग बांध बनाने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत देखेंगे जो पैसे खर्च करने की बात की गई है 1117 करोड़, और उसमें खास करके दरभंगा एम्स को लेकर के चर्चा किया गया है। अभी मैं बताऊंगा दरभंगा एम्स को लेकर के क्यों चर्चा किया जा रहा है और दरभंगा एम्स को बाढ़ से क्यों जोड़ा जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश का जितने भी एम्स के मैप पर अगर आप देखेंगे तो दरभंगा एम्स को लेकर के अच्छा खासा विवाद देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय में ये बहुत चर्चा में रहा है, और उसकी एक बड़ी वजह बाढ़ बताई जाती है। यहाँ पर भी इन सब चीज़ों से बचाने के लिए रिंग बांध बनाने की तैयारी की गई है। अब चलते हैं, जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूँ तो अगर चर्चा करेंगे बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं, वह तो एक वजह है ही, लेकिन जब मानसून आता है और बिहार की नदियों की जब बात करेंगे ना, तो बहुत सारी नदियां बिहार में है। जो खास करके उत्तरी नदियां आपको देखने को मिलेगा उत्तरी मैदान में, वो सदाबहार नदियां हैं। सदाबहार नदियां कहने का तात्पर्य है कि वैसी नदी जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। अब कुछ नदियां ऐसी होती है कि वर्ष भर बहुत पानी नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा, मानसून के समय बहुत पानी देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा जल का भंडारण हो जाता है। लेकिन सदाबहार नदियां में वर्ष भर पानी तो है ही, है ना, और वर्षा के समय में यानी कि मानसून के समय में जल का स्तर और बढ़ेगा। अब जब इस तरह की स्थिति होगी, जो बांध है, जो बनाए गए हैं बांध, नदी की जो जल भंडारण की क्षमता है वो तो कम है। अब यदि अत्यधिक वर्षा हुआ तो निश्चित तौर पर पानी क्या होगा, बांध तोड़ करके बाहर निकलेगी, तो बाढ़ आने की एक बड़ी समस्या यहाँ पर रहता है। इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बिहार सरकार ने तैयार की है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ों पे आएंगे, लेकिन बिहार के मैप को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ प्रशासनिक तौर पर अगर देखने की समझने की कोशिश करेंगे, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और जो 9 कमिश्नरी में डिवाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर इस मैप को ठीक से समझिए। इसमें देखेंगे बिहार में पानी की समस्या अगर देखा जाए तो वो 3 स्तर पर बात किया जाता है, 3 चरण में बात किया जाता है, ठीक है। 3 चरण में क्या होता है कि जो कुछ डिस्ट्रिक्ट इधर के आपको दिखेंगे, है ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ के इस एरिया के दिखेंगे। इसके अलावा एक और डिवाइड कीजिए, एक और लकीर यहाँ लगाइए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, तो पहला भाग इसको आप समझिए, दूसरा इसको आप समझिए, ठीक है, और तीसरा इस वाले एरिया को समझिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से झारखंड शुरू हो गया, जो पहले कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो 3 भाग समझ गया, और उससे ऊपर क्या है, नेपाल है। नेपाल की बड़ी भूमिका है बिहार में बाढ़ लाने के लिए, नेपाल की बड़ी भूमिका बताई जाती है। मैं बताता हूँ क्या क्या है। अब ये 3 फेज में पूरे बिहार के मैप को हमने डिवाइड कर दिया। अब क्यों किया है, इसके पीछे की क्या वजह है। देखिए, ये जो पहला फेज आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पहला फेज, दरअसल यहाँ पर बाढ़ की बड़ी समस्या है। यानी कि बाढ़ के पानी जो है तमाम नदियों की वजह से, चाहे वो घाघरा हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, कोसी हो, महानंदा हो, ये तमाम नदियां और नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं यहाँ पर जो हिमालय से आती हैं। तो कुल मिला के देखेंगे ये बहुत ज़्यादा इस एरिया में बाढ़ का पानी लाती है, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट को आप रखेंगे कि बाढ़ से काफ़ी प्रभावित क्षेत्र में है। अब नीचे चलते हैं सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में क्या प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग का। यानी कि ये जो बाढ़ आया, देखिए इस एरिया में जब बाढ़ आता है तो 2-3 महीना में निकल जाता है पानी, है ना, बहाव हो गया। लेकिन इस एरिया में यही बाढ़ की पानी जब फ्लो होकर के यहाँ पर पहुंचेगी, यही पानी, तो इस एरिया से पानी जल्दी नहीं निकलती है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट आपको वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, कटिहार, ये वाला बेल्ट जो दिख रहा है, दरअसल यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाता है, बाढ़ का पानी जल्दी नहीं जाता, यानी कि जल जमाव होता है, ठीक। अब जल जमाव के वजह से वजह क्या है, जैसे कि चौर आपने शब्द सुना होगा, बिहार में रहते हैं तो चौर शब्द निश्चित तौर पर सुना होगा। चौर बिहार में किसको कहते हैं, चौर दरअसल वो जमीन होता है जहां पर आप कह सकते हैं कि लो लैंड जिसको कहा जाए, ठीक है।
और वर्षा के समय में मानसून की बात कर रहा हूँ, और बाढ़ का जब समय होगा तो वो पूरा क्षेत्र पानी से भर जाता है, ठीक, कोई फसल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मानसून का समय खत्म होगा धीरे धीरे वो पूरा एरिया जो सूख जाएगी और फिर वहां पर खेती हो सकता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि तकरीबन एक फसल आप निकाल सकते हैं वहां से, चौर वाले एरिया से। दूसरे फसल की उम्मीद ना करें, चूंकि वर्षा का पानी उसमें भरा रहेगा। तो जल जमाव की वजह ये लो लैंड पड़ता है ये एरिया। दोनों चीजें क्लियर है। तीसरे पे आ जाइए। ये जो तीसरा फेज है साथियों, ये क्षेत्र आप ऐसे मान के चलिए जो दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, जिसमें गया आएगा, जहानाबाद आएगा, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, जमुई, नवादा, बांका, मुंगेर, ये तमाम एरिया जो देखेंगे आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इन डिस्ट्रिक्ट के अपेक्षा जो पूरी तरह से उत्तर है, जो मध्य में है, उन दोनों की अपेक्षा ये सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। ये एरिया क्या है, एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र के तौर पे आप इसे गिन सकते हैं। क्लियर है चीजें। तो कुल मिलाकर के यहां पर ऐसा नहीं है कि नदी नहीं है। आप गया में जानते फल्गु नदी है, लेकिन फल्गु नदी आप ये नहीं कह सकते सदाबहार नदी है। सदाबहार नदियां यहां से रहेगी। अगर कोशी इस क्षेत्र में बह रही है तो वो सदाबहार नदियां हैं। यहां पर महानंदा है इस एरिया में तो सदाबहार नदियां है। गंडक, बूढ़ी गंडक, करे, कमला, बलान, इसके अलावा घाघरा, ये सारी नदियां जो है सदाबहार नदियां है। लेकिन अब जब आप फल्गु की चर्चा करेंगे तो नहीं, क्योंकि आप जानते हैं फल्गु एक ऐसी नदी है कि पूरी नदी आप पैदल इधर से इधर निकल सकते हैं। पूरी नदी पैदल चल के आप एक पार से दूसरे पार निकल जाएंगे। लेकिन मानसून के समय में काफी जल उसमें रहता है, तो वो गया जी और उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। क्योंकि गंगा की अगर स्थिति देखेंगे ना तो बक्सर के चौसा से यहाँ से निकलती है और लगभग एक, मैं एवरेज चीजें दे रहा हूँ, आप ये मत समझना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से टच जा ही रही है। यहाँ पर तकरीबन गंगा जो है बिहार के 38 में से 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, ठीक है, और फिर यहां से लाती हुई पानी आगे निकल जाती है वेस्ट बंगाल की तरफ। अब देखिए ये जो कुल मिलाकर के है, यहां से दक्षिण के जाने वाली नदियां हैं, जो फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, सोन हो गया, ये सब जाकर के गंगा में मिलेगी। और यहां से चाहे जितनी भी नदियां हैं, जैसे मैंने कहा घाघरा हो गया, कमला, बलान, कोसी, ये सब, महानंदा, ये सब आगे चल करके कहां, गंगा में जाएगी। तो ये तमाम नदियां क्या होगी, गंगा की सहायक नदियां होगी। गंगा को बिहार में अगर नदियों के हिसाब से बात किया जाए तो जीवनदायिनी नदी कहते हैं। और कोशी जो इस बेल्ट में बहती है, जो सीमांचल वाले बेल्ट में है, उसको बिहार का शोक कहते हैं। खास करके कहा जाए वो मिथिला का शोक है और खास करके सीमांचल का शोक है, क्योंकि इसी एरिया में वो प्रलय लाने का काम करती है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए जानी जाती है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए बाढ़ आता है। अब गंगा जीवनदायिनी है, लेकिन ये तमाम नदियां गंगा के लिए सहायक नदी बनती है। गंगा के पास अपना सदाबहार नदी है, जल है उसके पास, तमाम सहायक नदियां अपना जल ला करके यहाँ देती है। नेपाल में जब पानी भरता है, नेपाल पानी छोड़ता है, वो भी नदियों के माध्यम से गंगा तक पहुंचेगा। समझते चलिए। इसके अलावा मानसून का है तो वर्षा जल आ रहा है, तो कुल मिलाकर के गंगा के पास जल बहुत अधिक हो गया, ठीक है। बांध उस स्तर से नहीं तैयार है तो पानी बाहर निकलेगा और फिर गंगा उस समय जो है बहुत विकराल सिचुएशन में आ जाती है। यानी कि जो नदी जीवनदायिनी है वो विनाशक साबित होती है और बाढ़ का एक बड़ा कारण है। तो ये क्लियर आप समझ गए ना, चूंकि नदियों का जाल बिछा हुआ है बिहार में और इस वजह से क्या है, बिहार में बाढ़ की समस्या बनी रहती है। लेकिन बिहार के लोग भी निराले लोग हैं। जब बाढ़ आता है तो लोग बाढ़ देखने के लिए निकलते हैं कि चलो पिकनिक की तरह, है ना। यानी कि जूझना आ गया है, अरसे से ये होता रहा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा है। तो कुल मिलाकर के लोग जूझना सीख गए हैं। लेकिन समय के साथ यदि सरकार चाहे कि यहाँ प्लान हम तैयार करें, यहाँ परियोजनाएं बनाएं, तो आपको जमीन तो चाहिए होगा। लेकिन जमीन ऐसी है जो पानी में एकदम 6 महीना जो है वो डूबी रहे, तो फिर उस प्लॉट का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात खास करके मैं क्यों चर्चा में ला रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, है ना। चर्चा में आ गया ये दरभंगा। देखिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को लेकर के चर्चा इसलिए किया जाता है कि बिहार में 2 एम्स मिलने वाला है। एक तो पटना एम्स है ही, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर दूसरा एम्स भी दिया गया और वो एम्स दरभंगा के हिस्से में पड़ा, ठीक है। और दरभंगा में क्या है कि पानी की समस्या है। पानी की समस्या का मतलब बाढ़ बहुत है, वहाँ जल जमाव की समस्या भी यहाँ पर देखने को मिलता है। झील बहुत इस शहर में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बाढ़ की समस्या है। तो भूमि जो है वो अधिग्रहण कहाँ हो, इसको लेकर के परेशानी रहा। दरभंगा में एक जगह पड़ता है शोभन, लहरियासराय, वहां पर शोभन पड़ता है। तो कुल मिलाकर के उसके शोभन में एक प्लॉट दिया गया है जहां पर एम्स बनाया जाएगा। मैं एम्स पे आऊंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि बाढ़ का पानी हमेशा रहता है, तो फिर ये बाढ़ का पानी है तो एम्स बनेगा कैसे।
और इसी बात को लेकर के 2014 से ही विवाद चला आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों को लेकर के ये कहा गया है कि हम रिंग ब्रिज तैयार करेंगे बाढ़ को रोकने के लिए। जैसे रिंग रोड का नाम आपने सुना होगा। रिंग रोड क्या होता है? मान लीजिए ये शहर है ना, ये शहर है, बहुत सारे घर हैं, हजारों। तो इस शहर को चारों तरफ से आउटर जोड़ने के लिए कभी कहते हैं ना आउटर रिंग रोड है। शहर के चारों तरफ एक सर्कल है, शहर के बीच बीच में भी सर्कल हो सकता है ना, रिंग रोड इसको बोलते हैं। दिल्ली में आप रहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर भी रिंग मेट्रो की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के इसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर एम्स है तो यहाँ मान लेते हैं एम्स है दरभंगा के सोभर में, तो इसको चारों तरफ से बांध दिया जाए, बांध बना दिया जाए, ताकि अगर पानी रहे भी तो इससे बाहर रहे बाढ़ का पानी और यहाँ पर काम हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर के बात किया गया। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर आप ये समझ गए होंगे ना कि पहले बिहार की इश्यूज है क्या बाढ़ को लेकर। अब चलेंगे आगे हम। अब यहां पर समस्या जान गए, समाधान करना ही है, तभी हो सकता है, मतलब बाढ़ से निजात पाया जा सकता है। तो सरकार ने इन सब चीजों को लेकर के मास्टर प्लान तैयार करना शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया है कुल बजट की अगर यहां पर चर्चा करेंगे तो कुल बजट 1117 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है राज्य भर में मानसून 2026 से पहले सुरक्षा सुनिश्चित कर लिया जाए। क्योंकि मैंने आपसे पहले क्या कहा था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कि बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ का आना तय है, इसलिए जब भी मानसून का समय आएगा सरकार क्या करेगी? सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। ठीक है, इस बार अधिक तैयारी है। कुल मिलाकर के इतने रुपये से जो कुल परियोजनाएं बनाई जा रही है वो 384 परियोजनाएं हैं, जिसमें कुछ बांधों का निर्माण कार्य होगा, कुछ का मरम्मत होगा। ये हर साल बिहार में होता है। मेगा प्रोजेक्ट जो है वो 5 है और इसके अंतर्गत प्रमुख योजनाएं हैं। 30 करोड़ से अधिक यहां पर लागत लगने वाला है। कुल मिलाकर के आपदा से पहले एक है कि भाई आपदा आया फिर आपने प्रबंधन किया, जिसको हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन उससे पहले ही आपने प्रबंधन कर लिया कि आपदा आने ही नहीं देंगे, बांध टूटने ही नहीं देंगे, मरम्मत करवा देंगे बांध का या नए बांधों का निर्माण करा देंगे तो पानी आएगी नहीं। कुल मिलाकर के इन सब चीजों को लेकर के बात किया गया है। अब यहाँ पर 66वीं बैठक हुआ बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद। ध्यान देना है जो लोग भी 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं प्रीलिम्स, उनके लिए ध्यान रखना है बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद, निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता जो है बिहार के जल संसाधन मंत्री जो कि विजय चौधरी हैं उनके द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत कुछ बातों को लेकर के चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत कहा गया कि भाई 24 घंटे 7 दिन कैसे निगरानी रखी जाए। ये निगरानी किसका होगा? तटबंध का। ये बिहार में हर साल होता है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और खास करके उत्तर बिहार के रहने वाले हैं तो यह बात आप जानते होंगे, जिसमें से इन डिस्ट्रिक्ट को लेकर के जो मैंने अभी चर्चा किया था, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जो आपको देखने को मिलेंगे, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें भी देखेंगे ना तो जो डिस्ट्रिक्ट आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये पूरा ये ग्रीन कलर में यहाँ तक, क्योंकि गंगा नदी इधर जा रही है तो इस एरिया को भी बाढ़ के चपेट में लेगी। तो जितना ये ग्रीन वाला डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है ना कलर में, ये पूरा एरिया साथियों वो है जो डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित है। ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है वो बाढ़ से प्रभावित है बिहार का बुरी तरह से। इस एरिया में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है लेकिन इसके मुकाबले कम। ये क्लियर समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखिए एम्स यहाँ गया है तो दरभंगा यहाँ और ज्यादा वहां पर परेशानी है। चलिए, तो कुल मिलाकर के इस एरिया में जो ये एरिया है, यहाँ पर जो तटबंध का निर्माण कराया जाता है विभिन्न जगह, निगरानी बढ़ा दी जाती है। इंजीनियर्स को कहा जाता है कि आप मौके पर स्वयं जाइए, स्थिति का आकलन लीजिए, यानी कि जिसको ग्राउंड जीरो निरीक्षण कहते हैं। और फिर एक और बात जो बैठक में की गई कि भाई तत्काल मरम्मत किया जाए। जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ आप कोऑर्डिनेशन कीजिए और जो सेंसिटिव एरिया है बाढ़ के दृष्टिकोण से वहां पर त्वरित कार्य कर दीजिए, मरम्मत करवा दीजिए या निर्माण करवा दीजिए, ताकि आपदा की स्थिति यहाँ पर बन ही ना पाए। अंतर विभागीय समन्वयन को लेकर के चर्चा करना निश्चित तौर पर जरूरी है, क्योंकि बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिसको आप कह सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक वर्ष आ रहा है तो एक तरह से अभ्यस्त हो गए हैं लोग, तो प्रशासन को भी उस स्तर पर तैयारी करना पड़ता है। जल संसाधन विभाग मुख्य निष्पादन और यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो मिलकर के करते हैं, योजना और विकास बनाते हैं। राजस्व विभाग निश्चित तौर पर उसमें मदद करता है, चूंकि भूमि और संसाधन प्रबंधन कैसे किया जाए। वित्त विभाग का काम होता है कि ये इतने सारे मरम्मत जल्दी किए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे, तो आपको बजट जल्दी चाहिए। और आपदा प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है कि आपातकालीन तैयारी कैसे किया जाएगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय
मंत्रालय हैं उन सभी को जुड़ करके काम करना पड़ता है। ये सारी चीज समझ गए। दूसरे फेज में आ जाइए, जो मुख्य बात है दरभंगा एम्स को लेकर के, और ये बहुत ज्यादा विवाद में रहा, क्योंकि ये एरिया पूरी तरह से अगर देखेंगे ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये वार्ड संवेदनशील क्षेत्र में ये एरिया पड़ता है। सोभन, मैंने आपको पहले बताया था कि सोभन में ये एम्स का जमीन दिया गया है। लंबे समय से इसको लेकर के चर्चा रहा है, लेकिन देश के तब तक कई सारे एम्स बनकर के तैयार हो गए, काम भी चल रहा है। और दरभंगा जो मिथिला का आप कह सकते हैं गढ़ है, उस एरिया में नेपाल तक से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स से लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एम्स बनकर के नहीं तैयार हो पाया, है ना। और मुख्य बात क्या है कि बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र है, इसीलिए अब इन सब चीजों को लेकर के यहां पर कहा जा रहा है कि प्रोटेक्टिव शील्ड हम तैयार कर देंगे। और प्रोटेक्टिव शील्ड क्या होगा, यानी कि इस पूरे एरिया को बाढ़ से बचाने के लिए ऐसा बनेगा कुछ दरभंगा एम्स। अभी तक इतने वर्षों में, कई वर्ष गुजर गया है, इतने वर्षों में जितना काम हो पाया है साथियों, वो कुल मिला के बस इतना ही है। अभी एक गेट बना है बस, और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर इसलिए काफी मजाक उड़ाया गया है, काफी मीम्स वगैरह बने हैं, आजकल की भाषा में मीम्स कहते हैं ना, कि भाई इतने वर्षों में केवल एक गेट बनाने का काम किया गया। अब देखिए जरा, यहाँ पर बनना इस स्तर का है, ध्यान दीजिएगा। अब दूर तक इस तस्वीर को देखने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे एकदम लो लैंड एरिया है। दरअसल ये पूरी तरह से नदी में ही है, नदी की जमीन दी गई है ये। अब देखिए मिट्टी भराई का काम चल रहा है, फिर उस पे गेट बना है, और अंदर पूरा आप देखेंगे बहुत लो लैंड एरिया है, सोभन में पड़ता है लहरियासराय। और आप दरभंगा में अगर कभी जाएं तो लहरियासराय एरिया से होते हुए और आप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर इस बाईपास के ठीक नीचे इस जमीन को दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत चैलेंज था बिहार सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी, कि कैसे किया जाए काम। लेकिन अगर ये तैयार होता है, जो कि अब तो जमीन अलॉट हो गया, प्रधानमंत्री जाके शिलान्यास कर चुके हैं, तो अपने आप में देश में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। और ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद हम इस बात को लेकर के निश्चिंता आ जाएंगे कि कोई क्षेत्र जहां बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन वहां भी सही से तैयारी की जाए तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। ये सिर्फ दरभंगा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक तरह से कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है। और यहाँ पर एम्स कहा जा रहा है कि जल्द ही अगले 2-3 साल में बनता हुआ दिखेगा। देखिए 2024 में शिलान्यास हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसमें कहा गया है कि 750 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू और आयुष, ये सारे चीजें होंगे। वर्तमान स्थिति निर्माण कार्य और मिट्टी भराई जोर पे है। मिट्टी भराई समझ रहे हैं ना, मिट्टी भराई इसीलिए कि नदी का ही प्लॉट है, तो पहले तो आपको बहुत ज्यादा वहां पर मिट्टी भराने का काम करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटेक्टिव शील्ड की बात की गई है, जिसके अंतर्गत 92.66 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और उसके अंतर्गत क्या होगा, रिंग बांध पहले तैयार किया जाएगा। अब जरा इसको समझते हैं, एक तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये एरिया है दरभंगा एम्स का, ठीक है, ये दरभंगा एम्स के बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे काम होगा। तो पहला लेयर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना येलो वाला, ये है रिंग बांध। रिंग बांध क्या होगा, बाहरी पानी को रोकने के लिए हमने यहाँ पर एक बांध बना दिया बिल्डिंग के चारों तरफ, और ये क्या करेगा, बाहर से जो जल आ रहा है ना उसको रोक देगा, ये कैंपस में ये जाने ही नहीं देगा पानी को। तो पहला फेज ये हो गया। दूसरा जो होगा ना वह ड्रेनेज चैनल और पंप होगा। इसका क्या काम होगा, जो पानी मान लीजिए वर्षा का जल हुआ, तो जो पानी इस कैंपस में आ गया है, वर्षा के वजह से जो पानी कैंपस में आया है, तो ये भी तो स्टोरेज होगा ना, तो उसके जल निकासी की कैसी व्यवस्था किया जाए, इसके लिए ड्रेनेज चैनल बनाई जाएगी। और तीसरी बात यहां पर किया गया है पंप हाउस। पंप हाउस देखिए यहां पर ये पंप हाउस है ना। अब पंप हाउस का क्या काम होगा, यानी कि जो वर्षा का जल या जो पानी अंदर चला गया है कैंपस के अंतर्गत, ड्रेनेज चैनल के माध्यम से उस पानी को किस तरह से बलपूर्वक बाहर निकाला जाए, इसके लिए देखिए यहाँ पंप लगा दिया गया है, और पानी को ऐसे बाहर, देखिए इस बाउंड्री से, ये बाउंड्री है यानी कि रिंग बांध है, इससे बाहर ये नदी का एरिया पड़ गया, इसमें कैसे पानी को फेंक दिया जाए। और फिर एक होगा ड्रेनेज चैनल और संप। एक तरह से संप का क्या होता है, जैसे कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने वाला एक विशाल टैंक होता है, और उस टैंक में बारिश के पानी को इकट्ठा कीजिए, और देखिए जैसे ये यहाँ टैंक हो गया, और इसके माध्यम से लेते हुए फेंक दीजिए, चाहे वर्षा जल आ गया तब भी या बारिश का पानी इकट्ठा किया तब भी। तो ये पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि अपने आप में ये एक नायाब प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जैसे ही पूरा हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया है, जिस तरह से इन सब चीजों को लेकर के बिहार सरकार और केंद्र सरकार बात कर रही है, तो यहां से ना एक स्कोप निकलेगा, और ये किसके लिए, देश भर में वो तमाम राज्य या वो तमाम क्षेत्र जो बाढ़ ग्रसित हैं,
जहां पर इस तरह के प्लॉट तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन कुछ काम हो नहीं पाता, उस जमीन का उपयोग नहीं हो पाता। और वजह क्या है कि वहां पर साल में 4 महीना या 6 महीना जल से ही भरा रहता है। तो उन जगहों पर यह प्रोजेक्ट फिर आगे चल करके इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात यहां पर की जा रही है। क्लियर हो रहा है? अब चलिए यहां पर जरा तुलना करके देखते हैं कि अभी जो दरभंगा एम्स की सुरक्षा योजना है और राज्यव्यापी मास्टर प्लान है, इन सब चीजों को लेकर के देखते हैं। बजट और दायरा देखेंगे, जैसा मैंने कहा कि तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है, 384 प्रोजेक्ट है, जिसमें से दरभंगा को अति विशिष्ट माना गया है। तकरीबन 92-93 करोड़ तो केवल दरभंगा को दिया गया है। मुख्य धारा की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे मौजूदा तटबंधों की मरम्मत की जा रही है, उसकी पूरी तरह से निगरानी करने की बात की गई है। और यहाँ पर दरभंगा एम्स के लिए नए बुनियादी ढांचे का निर्माण, यानी कि वो जो मैंने शील्ड आपको बताया है, प्रोटेक्टिव शील्ड कैसे 3-4 लेयर में काम करेगा, उसको तैयार करने की बात की गई है। तकनीक का इस्तेमाल कैसे, यहाँ पर जो राज्यव्यापी मास्टर प्लान है बाकी राज्य के जिस हिस्से में होगा पारंपरिक मरम्मत की जाएगी। पारंपरिक मरम्मत कराने का मतलब है कहीं अगर बांध टूट गया हो तो आप उसको बांध को सही कर दीजिए, है ना। नए बांध छोटे मोटे बनाने पड़े हो, आपको लगता है कि नदी का कोई एरिया ऐसा है जहां पर ज्यादा मिट्टी का भराव हो गया है, यानी कि वो भंडारण जल का नहीं कर सकती, तो उस एरिया को काट के निकाल दीजिए ताकि जल अधिक भर जाए। बिहार में ये चीज, बिहार के लोग अगर सुन रहे हैं मुझे तो वो जान रहे होंगे, ये आम बात है। हर एक साल आप देखेंगे मानसून से पहले जैसे ठंड का महीना जाता है सरकार इस काम में लग जाती है। तो इस व्यवस्था को पारंपरिक मरम्मत के तौर पर देखा जाता है, मिट्टी भराई देखा जाता है। लेकिन जो दरभंगा एम्स को लेकर के अलग से बात की जा रही है उसमें उन्नत इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि रिंग बांध होगा, संप होगा, पंपिंग सिस्टम पूरी तरह से तैयार किया जाएगा और इस आपदा से बचने की तैयारी की गई है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आपदा के बाद आप एक्टिव होते हैं तो प्रतिक्रियाशील वर्क कर रहे हैं, है ना, क्रिया हुआ उसके लिए आप काम कर रहे हैं ना, बाढ़ आ गया फिर आप अपना रिस्पांस दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रिएक्शन बाद में ना दे, मतलब ठीक है बाद में आप राहत कार्य तो करेंगे ही, लेकिन क्यों ना हम प्रोएक्टिव हो जाएं, यानी कि आपदा से पहले ही हम तैयार रहें। तो ये इस बार जो है केंद्र सरकार भी और बिहार सरकार इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारी कर रही है कि मानसून से पहले ही हम इन तमाम चीजों को लेकर के तैयार रहे, और ऐसा ना हो कि मानसून अभी जब आने वाली है तो आप ऐसे समझिए कि अगर बाढ़ का पानी शोभन वाले एरिया में भर गया, जो कि भरना तय है, तो कुल मिलाकर के फिर दरभंगा एम्स का काम दिसंबर तक रुक जाएगा। तो इसलिए पहले से ही तैयारी कर लिया जाए ताकि बाढ़ और मानसून समय ये सारे काम ना रुकें। अब आप में से कितने सारे लोग सरकार की पूरा जो प्लान है उसको ठीक से समझ पाए हैं, है ना, और उससे सहमत हैं कि हाँ ऐसा करने पर बिहार में बाढ़ की समस्या को रोका जा सकता है, उससे निजात पाया जा सकता है। आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आपके यहाँ क्या प्रत्येक वर्ष बाढ़ देखने को मिलता है बिहार में, ये कमेंट करके बताएं। और खास करके चूंकि दरभंगा एम्स को लेकर के हमने यहाँ चर्चा किया, तो जो लोग भी दरभंगा या उसके इर्द गिर्द के रहने वाले हैं जो दरभंगा एम्स को बनते देखना चाहते हैं, वो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका इस विषय में क्या विचार है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें। बिहार के तमाम जो न्यूज़ हैं, बिहार के जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करने वाले आप जितने भी लोग हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।